बेस थ्योरम नहीं, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। हाँ, पहले यही पढ़ना ही पड़ता है, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। उसके पहले लिखो पार्टीशन ऑफ इवेंट्स। पार्टीशन ऑफ इवेंट्स लिखो, इफ E1, E2, E3 सब कैपिटल में। इफ E1, E2, E3 डॉट 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 En are n events under the same sample space S, under the same sample space S, such that पहला PEI does not equals to 0, देखो पहला P probability of EI does not equals to 0, दूसरा EI intersection EJ बराबर 5, सब बताएंगे, पहले लिखो तो। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En बराबर सैंपल स्पेस। लिखे, लिखो देन these n events form a partition of events, a partition of events। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और E1 में मान लेते हैं 1 2 है, E2 में मान लेते हैं 3 है, और E3 में मान लेते हैं 4 5 6, ठीक ना। तो यहाँ पे इस सैंपल स्पेस के अंदर 3 इवेंट है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/6, इसका 1/6, इसका 3/6। पहला कंडीशन है किसी भी इवेंट आई का मतलब 1 पुट करेंगे तो PE1, 2 पुट करेंगे तो PE2, मतलब जितना भी इवेंट है n इवेंट्स। इस एग्जाम्पल में 3 इवेंट है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। किसी भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और सारे इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस होना चाहिए, तो इसका मिक्स कर देंगे, मिलेगा। तो ये 3 इवेंट यहाँ क्या फॉर्म कर रहा है, पार्टीशन, समझा। ये 3 कंडीशन होता है तो जो इवेंट्स होता है वो कहलाता है एक पार्टीशन फॉर्म करता है। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। सेम ही बात हुआ, सैंपल स्पेस भी तो इवेंट ही होता है ना, ठीक ना, कोई दिक्कत। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बेस थ्योरम लगने के लिए जो इवेंट्स होता है वो पार्टीशन ऑफ इवेंट्स फॉर्म करता है, तभी लगता है। तो पार्टीशन ऑफ इवेंट समझ गए। अब फिर से लिखो, एग्जाम्पल लिख लो। E1 E2 E3, अब लिखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम।
टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसमें 1 2 3 4 5 6 था, लिखा ना? हाँ। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। लिखो इफ E1, E2, E3 डॉट 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 En are n events under a sample space S, or n events under a sample space S, and form a partition of event, and if A, capital A, and if A is an event, and if A is an event under the sample space S, under the sample space S, then पैराग्राफ चेंज करके PA, ये पार्टीशन के अंदर नहीं है, समझा? पार्टीशन के अंदर E1 से लेके En तक है, ये उसी सैंपल स्पेस के अंदर, लेकिन ये पार्टीशन के अंदर नहीं आता है। तो इस कंडीशन में जो पार्टीशन के बाहर इवेंट है कौन है? ए। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा P E1 इंटू P A बाय E1 प्लस P E2 इंटू P A बाय E2 प्लस P En इंटू P A बाय En। लिखो। हाँ, इस कंडीशन में इस इवेंट जो कि पार्टीशन के अंदर नहीं है लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर है, इसका प्रोबेबिलिटी ये फार्मूला होता है। ये कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल मतलब हो गया सम कर दिए। तो देखो 1 2 3 इसमें n टर्म है, n टर्म का प्रोबेबिलिटी का सम किया गया है, टोटल किया गया है, तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बुक में बहुत कम है, 1 ही 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बुक में है और एग्जाम में आता है डायरेक्ट। लो बताते हैं 2 क्वेश्चन जो दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। जैसे 13.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या बोलता है। एन अर्न कंटेंस 5 रेड एंड ब्लैक बॉल्स। एक बर्तन है या डब्बा है जो भी, ठीक ना, अर्न मतलब वही ना होता है। एक बर्तन है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल उससे निकाला जाता है, किस तरह से? रैंडम मतलब आंख बंद करके। इट्स कलर इज नोटेड, और निकालने के बाद उसको देखा जाता है किस कलर का है, नोट कर लिया जाता है। एंड रिटर्न टू दी अर्न, उसके बाद फिर उसको रख दिया जाता है। उसके बाद मोर ओवर, उसके बाद 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। उसके बाद फिर उसी कलर का बॉल, बाहर से 2 बॉल उसी कलर का उस डब्बे में रखा जाता है और दोबारा एक बॉल निकाला जाता है। एंड देन पुट इन दी अर्न एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। यही काम किया जाता है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक ना। पहला बार बॉल निकाले, कलर देख लिए लाल है, रख दिए, 2 कलर लाएंगे, फिर 2 बॉल लाल कलर का उसमें रखेंगे, एक बॉल निकालेंगे। ये काम करना है, ठीक ना, समझ गए। तो बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। दूसरा बार जो बॉल निकाल रहे हैं उसका रेड आने का चांस क्या है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन बनेगा इससे। तो लेट E1 the first drawn ball is red। पहला बार जो बॉल निकालने जा रहे हैं वो रेड कलर का भी आ सकता है और
ब्लैक का भी आ सकता है। तो रेड कलर का बॉल आएगा तो उस इवेंट को क्या मान लिए, E1। ब्लैक भी तो आ सकता है, द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज कैसा कलर, ब्लैक। अब बोलो रेड बॉल आना ब्लैक बॉल आना, दोनों में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, एकदम अलग है। तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो गया, 5 हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगा, चूंकि बॉल है, इसका भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और ये दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो ये पार्टीशन फॉर्म कर रहा है, ठीक ना। अब दूसरा बॉल जो बोल रहा है निकालेंगे, वो किस कलर का होना चाहिए, रेड का, उसको मानेंगे ए। तो पहला कलर का जो बॉल आया है रेड, उसमें बाहर से 2 रेड डालेंगे फिर निकालेंगे, रेड आ सकता है। ब्लैक है, ब्लैक डालेंगे फिर निकालेंगे, रेड आ सकता है। तो बाद वाला इवेंट तो दोनों के होने नहीं होने से भी हो सकता है। तो ए क्या मानेंगे, जो निकालना है, द सेकेंड बॉल, द सेकेंड ड्रॉन बॉल इज विच कलर, रेड कलर, लिख दिए। लेकिन यहाँ हमको पता चल चुका है ये दोनों क्या कर रहा है, पार्टीशन फॉर्म कर रहा है। ये पार्टीशन में नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इस दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, दोनों का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, दोनों को मिला देंगे तो पूरा इवेंट का सॉरी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस निकल जाएगा। लेकिन ये बाहर से है, लेकिन ये भी है तुम्हारा किस में, सैंपल स्पेस में। नो देयरफॉर पी ए बराबर हो जाएगा PE1, पार्टीशन का पहला इवेंट कौन है, E1 इंटू ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू E1। फिर पार्टीशन का दूसरा मेंबर कौन है, E2 इंटू PA/E2। तीसरा रहता तो फिर चलते रहता ये, ठीक है। अब सब चीज़ का निकाल के इसमें रख देंगे। E1 क्या माने हैं, कौन सा है, फर्स्ट बॉल जो आता है उसका रेड आने का चांस। तो पहला बॉल बैग में कितना टोटल बॉल है, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल बॉल्स कितना है, 10 ना, रेड कितना है और ब्लैक। तो PE1 एक बॉल रेड आने का चांस टोटल है कितना, 5, और टोटल बॉल कितना है 10, तो एक रेड आने का चांस कितना, 5/1/2। PE2 फर्स्ट बॉल जो निकाल रहे हैं वो उसका किस कलर का होने का चांस, ब्लैक, ये भी 5 कितना। अब ये निकालते हैं, सेकेंड टाइम रेड बॉल आने का चांस, जबकि E2 हो चुका है, E2 हो चुका है, मतलब पहला बार जो बॉल आया था, सॉरी E2 नहीं E1, पहला बार जो बॉल आया था किस कलर का आ चुका है, रेड कलर का। तो पहला बार जो बॉल आ चुका है रेड कलर का, वो काम तो हो चुका है। तो उसके बाद कोनो काम किए थे भी हम बीच में, कि सीधा बॉल नहीं कैसे किए थे, 2 रेड कलर का बॉल लगे ला लें। तो इस बीच में इस काम को करने से पहले 2 चुपके से रेड कलर का बॉल लाके जमा कर दिए इसमें। तो रेड 5 था, अब कितना हो गया 7, बॉल कितना हो गया 12। तो अब सेकेंड टाइम जो हम निकालेंगे बॉल, उस बॉल का रेड होने का चांस कितना, 7/12, 7/12, ठीक है। अब P इसका 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 निकल गया, इसका निकालते हैं। सेकेंड टाइम रेड बॉल आने का चांस, जबकि E2 हो चुका है, मतलब कौन कलर का पहला बार बॉल आ चुका है, ब्लैक। ब्लैक आया तो कुछ किए हैं, तो और 2 बॉल ला के ब्लैक कलर का रख दिए हैं। तो लाल तो 5 है, लेकिन बॉल कितना है 12। तो अब जो रेड आने का चांस कितना, 5/12 ना, ठीक है। अब देयर फोर PA फ्रॉम 1, PE1 कितना 1/2, और ये कितना 7/12, फिर 1/2 गुना 5/12, तो 7 5 12/24, 1/2 आंसर देखो है फर्स्ट का, है ना। ठीक है लिखो, ऐसे ही लिखाएगा बनाएगा।
एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, देखो एग्जाम्पल में है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन 15। क्वेश्चन है, बोलता है ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, मतलब कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक ना। ए पर्सन है अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, एक आदमी क्या करता है, कंस्ट्रक्शन जॉब को अपने अंडर लेता है, ठीक ना। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉब करता है स्टार्ट, वहाँ पे स्ट्राइक होने का चांस कितना है, 0.65। एट 0.80 डेट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। और अगर स्ट्राइक नहीं होता है तो, ये कंडीशन हो गया, स्ट्राइक नहीं होने पर कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीट होने का चांस है 0.80, प्रोबेबिलिटी दे दिया, ठीक ना। एंड 0.32 डेट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। और अगर स्ट्राइक होता है तब भी कंस्ट्रक्शन जॉब होता है, लेकिन उसका चांस कम हो जाता है, कितना, 0.32, ठीक ना। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। प्रोबेबिलिटी निकालना है कंस्ट्रक्शन जॉब को कंप्लीट होने का टाइम पर, तो इसको मान लेंगे ए। और दो बात हो रहा है, जहां कंस्ट्रक्शन जब का साइट है वहां तो स्ट्राइक होता है या स्ट्राइक नहीं होता है, तो इसको मान लेंगे E1 E2, दोनों चूंकि एकदम अलग है एक चीज, तो E1 क्या मानेंगे, देयर इज ए स्ट्राइक, और E2 मानेंगे देयर इज नो स्ट्राइक। लेट E1 इट इज स्ट्राइक, और E2 मान लेंगे इट इज नॉट स्ट्राइक। स्ट्राइक होना, स्ट्राइक नहीं होना, दोनों काम कैसा है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक ना। और ए मान लेंगे कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये होगा तब भी ये हो रहा है, ये होगा तब भी ये हो रहा है, मतलब ये दोनों में ये कॉमन है, नहीं है, ये होने पर भी तो ये हो रहा है, ये होने पर भी ये हो रहा है, मतलब ये दोनों में कॉमन है, तो ये पार्टीशन के अंदर होगा नहीं, ये दोनों में कुछ कॉमन होगा नहीं होगा, तो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है, पार्टीशन। तो हमको निकालना है ये, तो पार्टीशन में ये है और ये पार्टीशन में नहीं है, तो मतलब इसका प्रोबेबिलिटी इससे रिलेटेड होगा, इस तरह से नहीं। देयरफॉर PA बराबर पार्टीशन का पहला मेंबर कौन, इंटू P E1 प्लस P E2 इंटू P, ये फॉर्मूला हो गया। अब एक एक करके सब निकालेंगे। P1 मतलब स्ट्राइक होने का चांस, क्वेश्चन में दे रखा है 0 पॉइंट कितना, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, है ना। स्ट्राइक होने का चांस ही दे दिया है 0.65, और PE2 स्ट्राइक नहीं होने का चांस नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो 1 में
1 में घटा देंगे स्ट्राइक होने का चांस, जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, स्ट्राइक नहीं होने का, ठीक ना। चूंकि स्ट्राइक होने का नहीं होने का चांस को ऐड करेंगे 1 होगा, तो नहीं होने का चांस है E2 को क्या माने है, स्ट्राइक नहीं होने का चांस, तो 1 माइनस P1, 1 माइनस 0.65, 0.35 हो गया। अब निकालेंगे PA/E1, PA/E1 ऑलरेडी स्ट्राइक हो चुका है, तब काम कंप्लीट होने का नहीं, वही तो स्ट्राइक हो चुका है तो इसका, हाँ तो 0.32 क्वेश्चन, ये तो हम निकालेंगे नहीं, क्वेश्चन में दे दिया है 0.32, और PA/E2 मतलब स्ट्राइक नहीं हुआ है तब कंप्लीट होने का चांस 0.A0, ठीक ना। अब सब चीज पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 PE1 0.65 इंटू PA/E2 0.32, 0.35 एंड 0.80, 65 इंटू 32 करो तो, 2 पचे 10, 2 से 12 1 13, 3 पचे 15, 3 से 18 1 19, 0 8 10 2080, और 8 पचे 40, 8 3 24, 4 28, 0 0 0 0 8 8 8 2 2 4, देखो तो आंसर है 0.488। आ गया, हाँ तो 0 डेसिमल के बाद साइलेंट रहता है, समझ गए, लिखो। लिखे, चलो अब हो गया बेस थ्योरम। बेस थ्योरम लिखो, इसका स्टेटमेंट लिखो। देखो फिर से वही E1 E2 E3 डॉट डॉट En और n events, और n events under a sample space S, under a sample space S and form a partition, are n events under a sample space N form a partition and let A is an event under the same sample space S, and let A is an event under the same sample space S.
देन पैराग्राफ चेंज करके लिखो। कहने का मतलब अगर मान लो ये सैंपल स्पेस है, सबसे बड़ा सेट, इसी में से मान लेते हैं ये E1 है, ये E2 है, ये 3, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, और ये मान लेते हैं En हो गया। कोई किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो सब इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। और मान लेते हैं कि इवेंट है इसी में A, ये A है, ये देखो थोड़ा सा इसका काट लिया, थोड़ा सा इसका काट लिया, मतलब किसी का काटा किसी का नहीं काटा, लेकिन कुछ ना कुछ का काटा है। इसमें से किसी के साथ इसका कॉमन है, तो ये मतलब पार्टीशन में नहीं होगा। तो इस केस में लेकिन है ये इसी सैंपल स्पेस के अंदर, बॉक्से के अंदर है ना। तो इसमें से किसी इवेंट, ये E1 से लेके En तक में किसी भी इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो पार्टीशन में नहीं है, कौन, हाँ, तो देन P मान लेते हैं E1 का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके साथ, E1 का भी निकाल सकते हैं, E2 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है जो पार्टीशन में नहीं होगा उसके साथ, ठीक ना। बराबर फार्मूला हो जाएगा P E1 इंटू P A/E1 बाय, नीचे फिर यही चीज़ लिखेंगे P E1 इंटू P A/E1 प्लस पार्टीशन का दूसरा मेंबर कौन, P E2 इंटू P A/E2 प्लस P E3 इंटू P A/E3 प्लस डॉट 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 लास्ट P En इंटू P A/E1, ठीक है। E2 रहेगा तो यहाँ E2, नीचे E1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। लिखो, ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टीशन में जो इवेंट है उसका विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, ऊपर में सिर्फ एक टर्म है। नीचे देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक्सप्रेशन है ना। नहीं, प्रूफ नहीं आता है, प्रूफ मैथमेटिक्स में कहीं नहीं आता है, सिर्फ क्वेश्चंस आता है। सिर्फ ITS में जो फॉर्मूला है वो सबका प्रूफ आता है, प्रूफ क्या क्वेश्चन है वो आता है। इंटीग्रेशन में जो 1/√a², हाँ वो सब भी आता है। हाँ, तो इंटीग्रेशन में जितना डेरिवेशन बताया सब अपने आप में क्वेश्चन है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़कर। ठीक है, अब बुक में जितना क्वेश्चन है तुम्हारा सब इसका बेस थ्योरम का है टोटल। हाँ, लो क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है, देखो क्या बोलता है। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। अनदर बैग, दूसरा बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है, मतलब 2 अलग अलग बैग है। एक बैग में 4 रेड 4 ब्लैक, दूसरा बैग में 2 रेड 6 ब्लैक, ठीक है। डाटा दिया है। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 बैग में से आंख बंद करके एक बैग को सिलेक्ट करना है पहले, ठीक है। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, उसके बाद उस बैग को सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर से बॉल निकालना है, देख के नहीं, बिना देखे, ठीक ना। विच इज फाउंड टू बी रेड, और उसको आना चाहिए किस कलर का, ये हो गया ए, क्योंकि दोनों में रेड है तो दोनों में कॉमन है, तो इस जो दोनों में कॉमन होगा उसको ए मानेगा हमेशा, ठीक ना। लेकिन बैग 1 बैग 2 वो E1 E2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बैग 1 अलग है बैग 2 अलग है, तो E1 मान लेंगे बैग 1 का सिलेक्शन, E2 मान लेंगे बैग 2 का सिलेक्शन, वो पता चल जाएगा तुमको यहां से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, सॉरी ये क्वेश्चन ही पढ़ दिया दूसरा। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बॉल जो आया है रेड कलर का, कंडीशन हो गया, जो बॉल आया है वो रेड कलर का होना चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालना है जो बॉल रेड कलर का है फर्स्ट बैग से आने का क्या चांस है। तो फर्स्ट बैग मान लेंगे E1, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना रहता है इस तरह का क्वेश्चन में उसको E1 मानते हैं। उसी तरह का अपने आप तुमको दूसरा दिखेगा E2, तीसरा दिखेगा E3,
और जो कॉमन हो जाएगा उसको क्या मानेंगे, ए। तो हर क्वेश्चन में जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा उसको E1 मान लेंगे, ठीक ना, वो लास्ट लाइन में पता चलेगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, लेट E1 मान लेंगे फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। फर्स्ट बैग को अगर सेलेक्ट करते हैं बॉल निकालने के लिए तो वो उस इवेंट को क्या मान लेते हैं, E1 E2 सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड। तीसरा बैग तो है नहीं, रहेगा तो E3 मानना पड़ेगा। और ए द बॉल ड्रॉन कहाँ से, फ्रॉम बैग इज किस कलर का, रेड कलर, इज रेड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकालना है फर्स्ट बैग का, जबकि जो बॉल आया है उससे वो किस कलर का है, रेड का। देख लो बन गया ना। प्रोबेबिलिटी निकालना है फर्स्ट बैग का सिलेक्शन का, जबकि जो ऑलरेडी बॉल निकाल चुके हैं वो किस कलर का है, ठीक ना। ये तो ये दोनों कुछ कॉमन है। हाँ पहला बैग सेलेक्ट, ठीक ना। कंडीशन दे दिया है कि जो बॉल निकालते हैं दोनों बैग से वो रेड कलर का होना चाहिए। एक कंडीशन हो गया ना, जोर डाल के किसी चीज़ को बोल देंगे तो क्या हो गया, कंडीशन हो गया, मानना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो गया, कंडीशन को जानते हैं ऐसे करके लिखते हैं। और ये इसका निकालना है तो E1 तरह का E2 है, ये दोनों पार्टीशन है तो फार्मूला पढ़े हैं ना, P1/A। पहले फार्मूला लिख देंगे PE1 इंटू A/E1, नीचे इसी से स्टार्ट होगा, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। इस तरह से बनाओगे सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। अब एक एक चीज़ निकालते हैं यहाँ पे। PE1 बैग 1 सेलेक्ट होने का चांस, 2 बैग है, 1 बैग सेलेक्ट होने का चांस आधा आधा, एक, और PE2 भी यही हो जाएगा। अब PA/E1 ऑलरेडी हम पहला बैग चुन चुके हैं, नहीं उसमें अब रेड बॉल आने का चांस, तो पहला बैग में कितना, 4 रेड 4 ब्लैक है, तो 4/8 हो जाएगा। कटाएंगे नहीं, कटाना काम नहीं करोगे, नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सब कट जाएगा धाए धाए। ऐसा नहीं कि कट रहा है कटा देंगे, फिर एलसीएम लोगे गलती होगा। इस चैप्टर में कटाने का काम एकदम नहीं करना है। इसका आ गया, PE2 भी आ गया, अब ये निकालना होगा PA/E2। दूसरा बैग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, तो दूसरा बैग में रेड, हाँ तो 2 रेड 2/8 हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखो कट रहा है लेकिन नहीं कटाना है, ठीक ना। फ्रॉम 1 PE1/A, PE1 कितना, हाफ, गुना PA/1 4/8, 4/8, नीचे 1/2 इंटू 4/8, ये तो होगा ही। फिर PE2 कितना 1/2 इंटू PA/2 कितना 2/8। देखो नीचे 2 इंटू 8 2 इंटू 8 2 इंटू 8 कट गया। अब इन्हें कटा देते थे, एलसीएम लेना पड़ता। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4/6, 2/3। देखो आंसर है पहला का, होगा ये। होगा ये, लिखो। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। हो गया था, अब सिर्फ क्वेश्चन बनवाना है हमको, कोई क्वेश्चन थ्योरी नहीं है। इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है।
ऐसा कोई चैप्टर जैसे नहीं रहता। देखो इम्पोर्टेंट तो सारा चैप्टर है, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन कैसे मतलब पूछ रहा है, ये तो बोर्ड वाला सेट करता है ना। ऐसा कोई चैप्टर थोड़ी है कि मतलब नहीं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। एमसीक्यूज में तो हर चैप्टर को यूज करेगा, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर का क्वेश्चन है, हर चैप्टर को टच करेगा ये सीबीएसई में। एमसीक्यूज तो छू ही देगा सारा चैप्टर। हाँ छुएगा ये, ठीक ना, इसका कंफर्म भी है। छुएगा MCQs का। अब इसका छुएगा कि नहीं छुएगा ये हम कैसे बता सकते हैं, वो तो जो सेट करता होगा वो बताएगा ना। लिख लिया। हाँ तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो ना, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो बनता है नहीं तो बताएंगे। तीन नंबर क्वेश्चन पढ़ो, दो बता दिए। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hotel. रिसाइड। Sorry, reside. हाँ। Reside in hotel. 40% are day scholars, हाँ, not residing in hotel. होटल नहीं, हॉस्टल होगा, हॉस्टल पर क्या हो रहा है? Hostel. Sorry. होटल में रहेगा बच्चा। Hostel. हाँ, Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade, and 20% of the scholars attain A grade in their annual examination. ठीक है। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that student is hosteler? हॉस्टलर, ठीक है, मतलब एक स्कूल का डाटा दिया है कि एक स्कूल में तुम्हारा 70% कितना है, 70%, 60% तुम्हारा हॉस्टल में रहता है, अब 40% डे स्कॉलर है, मतलब बाहर से आता है पढ़ना है, बाहर से हॉस्टल में नहीं रहता है, कहाँ अगल बगल घर होगा वहाँ से आता होगा पढ़ना है, ठीक ना। फिर दे रखा है कि जो हॉस्टल में रहता है जितना स्टूडेंट, उसका कितना परसेंट। Previous year results हाँ report that तुम छोड़ो ना, 30%. हाँ जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहता है उसका टोटल स्टूडेंट का 30% स्कूल में पढ़ता है, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट बताता है, ग्रेड ए लाता है। और जो बाहर से पढ़ने आता है उसका कितना परसेंट, 20% खेलता कूदता होगा बाहर में, वो ग्रेड ए लाता है, ठीक ना। तो साल के अंत में एक स्टूडेंट एकदम आराम से धरते हैं स्टूडेंट स्कूल वाला, और उसको लेकिन ग्रेड ए होना चाहिए, कंडीशन हो गया, तो इसको मानेंगे क्या चीज़ ए। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो स्टूडेंट क्या होने का, हॉस्टलर होने का, तो जो निकालना है उसको E1 मानेंगे, E1 मान लेंगे तो स्टूडेंट इज हॉस्टलर, और E2 मान लेंगे तो स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। नहीं, E1 मानेंगे द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, और E2 मान लेंगे द स्टूडेंट इज कैसा, डे स्कॉलर। नहीं, और ए मान लेंगे द स्टूडेंट अटेंस ग्रेड ए, द स्टूडेंट अटेंस विच ग्रेड, ग्रेड ए। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 बाय एन मांग रहा है, ठीक है, फॉर्मूला सामने है, समझ गए।
अब ये सब निकालते हैं। अब PE1 कितना परसेंट हॉस्टल में रहता है? 60/100 कटाना नहीं है, पता है। PE2 40% ना, 40%, 40/100। अब PA/E1 स्टूडेंट ऑलरेडी हॉस्टल में रहने वाला है, उसको ग्रेड ए आता है, कितना परसेंट है? 30% ना, तो 30 बाई कितना? 100, समझ गए? और PA/E2 ये कितना परसेंट है? 20। सब चीज़ रखो इसमें, नीचे का 100 कटिए जाएगा, ऊपर में एकदम आराम से जोड़ोगे, खट से आंसर आ जाएगा। नो कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। क्वेश्चन सब बराबर होगा, सॉल्यूशन बस ये मैक्सिमम हो गया है। किसी किसी का सॉल्यूशन एक आध पेज का हो सकता है, एकदम छोटा छोटा सॉल्यूशन, समझा? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सब, 5 मार्क्स 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नीचे का 100 × 100 कटाओ, सब कट जाएगा। कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो। In answering a question of multiple choice test, हम्म a student either knows the answer हम्म or guesses. हम्म Let 3/4 be the probability that he knows the answer, हम्म and 1/4 be the probability that he guesses. ठीक है। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4. पता चले. What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? तो आंसर करेक्ट ये मान लेंगे ए, A, और दो तरह से आंसर देता है, या तो गेस करके देता है या उसको पता है, ठीक ना? तो स्टूडेंट नोज द आंसर, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? स्टूडेंट नोज द आंसर, probability that the student knows the answer इसको मान given लेंगे, that he answered it correctly. वो तो कंडीशन हो गया, तो स्टूडेंट नोज द आंसर इसको मान लेंगे E1, Even. गेस द आंसर इसको मान लेंगे E2। और निकालना भाई E1/2 ये निकालना है, फॉर्मूला तो ऐसे बना हुआ है, खाली ऊपर बदलो लिखो, ठीक ना? ऊपर बोल दो E1 स्टूडेंट नो द आंसर, E2 स्टूडेंट गेस द आंसर, ए द आंसर गिवन बाय स्टूडेंट इज करेक्ट। उसका फॉर्मूला है, वो निकालो, पुट कर दो, फट से बन जाएगा। E1 लिखो स्टूडेंट नोज द आंसर, और E2 लिखना है स्टूडेंट गेस द आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर इज करेक्ट। नहीं, ये लिखना द आंसर गिवन बाय स्टूडेंट इज करेक्ट, द आंसर गिवन बाय स्टूडेंट इज करेक्ट। अब ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसको लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब PE1 क्वेश्चन में दिया है, PE1 कितना है। PE1 का मतलब हो गया स्टूडेंट नोज द आंसर, कितना दिया है। हाँ तो लिखो PE1 बराबर 3/4। PE2 भी दिया होगा, 1/4 लिखो। जबकि वो आंसर, हाँ आंसर उसको पता है सही है, तो इसका उसका दिया है, देखो क्या दिया है, आगे लिखो। assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the हाँ तो PA/E2 दिया है, लिखो PA/E2 लिखो। हाँ PA/E2 कितना दिया है बुक में, लिखो 1/4। अब PA/E1 ये नहीं दिया है, लिखो पहले PA/E1 कितना होगा। नहीं दिया है तो सब चीज़ दे देगा तो बचेगा क्या। PA/E1 का मतलब क्या हुआ, बोलो। मतलब उसका मतलब कि आंसर्स ऑलरेडी जानता है और देता है सही होगा, तो ये तो हमेशा 1 होगा, उसका चांस नहीं होगा, श्योर इवेंट है। कोई चीज़ तुम जानते हो, बोलेगा, पूछेगा बाबू एप्पल का स्पेलिंग बताओ, क्लास 2 में एडमिशन लेने गए हो, एप्पल का स्पेलिंग बताओ, तुरंत फादर गोदी में बैठ के बता देगा। कोई भी बच्चा नहीं बता देगा, क्यों, वो जानता है, पढ़ गया है, एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, तो ये श्योर इवेंट हो गया। उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 1 बराबर 1 लिखो, PA/1 1। सब चीज़ तुमको क्वेश्चन में नहीं देगा। उसे दिमाग लगाओ। अब सब चीज़ पुट करो। कोई तो एक कट रहा होगा, 4 कटा दो, बाद में LCM लेना पड़ेगा इसमें, तो लो। एक के ठो 4 कटेगा, सब नहीं कटेगा, एक टर्म में जो 1/4 इंटू 1। हाँ तो एक तो 4 रह गया ना, हाँ तो उसका LCM लो। 3/4 नहीं, गलती की हो कैलकुलेशन। PE2 का वैल्यू क्या होगा, P2 का वैल्यू दिया है, लिखा नहीं है तुम अभी तक, तुम देखो ना ऊपर में लिखा है P2, सर PA/E2 तो PE1 E2 नहीं लिखा है तुम, P1 कितना लिखा है। स्टूडेंट नोज ऑन सर। हाँ तो PE1 का कितना लिखा है, क्वेश्चन में दिया है। सर हाँ, PE1 का 3/4 और PE2 भी दिया है, स्टूडेंट गेस का आंसर दिया है, देखो। 1/4 ही है। हाँ तो लिखो 1/4, PE2 दिया तो नहीं लिखोगे 1/4। अब एक ही को 4 न कटेगा, एक तो रह जाएगा, कैल्शियम लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ना है। पढ़ोगे तभी ना बताएंगे। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. मतलब कि 99% इफेक्टिव होता है ब्लड टेस्ट एक लैब टेस्ट का। हाँ, एक डिजीज को डिटेक्ट करने में जब वो होता है। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. ब्रैकेट में है that is if a healthy person is tested then मतलब वही हो गया कि आदमी सही है, गया पता दिया कि नहीं आपको पॉजिटिव है, बीमारी है। probability 0.5%. ऐसा होता है कभी कभी, भागलपुर में ज़्यादा होता है। If 0.1% of the population actually has the disease. हाँ मतलब जिस लोकेलिटी का ये लैब है, उस लोकेलिटी में जितना आदमी है उसमें 0.1% में डिजीज है। हाँ What is the probability that a person has the disease given that the test is?
रिजल्ट इज पॉजिटिव, इसका भी हो ही जाएगा क्योंकि ये मतलब कि इफेक्टिव है 99%। नहीं बोलो, इवन हो जाएगा 99% वाला, इवन मानोगे क्या इवन? भाई इफेक्टिव है। नहीं, इफेक्टिव कैसे मान लोगे? दो इवेंट इवन होगा तो फिर टू भी होगा उसी का अपोजिट टाइप का। हाँ तो एक एक ट्रू दिखा रहा है, एक फॉल्स जिस दिखा चीज़ रहा को है। निकालना आता है वो इवन मानते हैं, तो बीच से इवन खोजने लगोगे कभी नहीं मिलेगा। लास्ट में पढ़ो देखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज। हाँ, तो लेट इवन बराबर द पर्सन हैज डिजीज, ई टू मान लेंगे द पर्सन हैज नो डिजीज, ये मान लेंगे द रिजल्ट टेस्ट बाय लैब इज पॉजिटिव, हो गया। इवन लिखो, इवन द पर्सन हैज डिजीज। नहीं मान सकते हो, तुमको क्या बोले हैं शुरू में कि जो निकालना रहता है उसी को इवन मानते हैं। वो मान लोगे तो तुमको मिलेगा ही नहीं, पार्टीशन ही नहीं बनेगा तुम्हारा, कभी नहीं बनेगा क्वेश्चन। टेक्निक है ये सब बनाने का। ई टू माने द पर्सन हैज नो डिजीज, और जो दोनों में कॉमन है, दोनों आदमी टेस्ट कराने जाएगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, कंडीशन है। तो लिखो ए द टेस्ट रिजल्ट, द लैब टेस्ट रिजल्ट, द लैब टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही लिखो पहले। फार्मूला लिखो पहले, ये लंबा सा। पी ई वन बाई ए, ऐसा क्वेश्चन बनाओ, मतलब ऐसा चीज़ लिखो कि हमेशा पी ई वन बाई ए ही निकालना पड़े। लास्ट में चूंकि जिसका निकालना आता है उसको ई वन मानते हैं, जो कंडीशन है वो ए होता है, पी ई वन बाई हरदम निकालना ही पड़ेगा। अब सबका डाटा क्वेश्चन में जो दिया है उससे निकाल लो, पुट कर दो। पी ई वन का मतलब क्या हुआ? मतलब डिजीज होने का प्रोबेबिलिटी। टेस्ट पॉजिटिव है और पर्सन को डिजीज है तो 1 हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। नहीं, वन हो जाएगा कैसे? दिया होगा उसमें, ये तो कोई ज़रूरी है? दिया है कि लैब टेस्ट क्या कहता है 100% एफिशिएंट नहीं है, तो फिर ऐसे अपने मन से 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। पी वन का मतलब क्या हो गया? डिजीज होने का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है? 0.1, 0.1 बाय 100 लिखेंगे, मतलब 0.001, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। पी ई टू का मतलब क्या हो गया? पर्सन है डिजीज और नो डिजीज, तो इसमें 1 में घटा देंगे, 1 माइनस पी वन, 1 माइनस 0.001, 10 में से गया 9, 9, 9, 0.999 लिखो। पी ए बाई ई वन, ई वन मतलब जो आदमी है एक्चुअल में उसको डिजीज है, उसका टेस्ट होने का, टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस बुक में दिया है। हाँ, 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। तो 99%, 99, 0.99, और पी ए बाई ई टू मतलब बीमारी नहीं है फिर भी बता, इसका तो प्रोबेबिलिटी ये दे रखा है क्वेश्चन में ब्रैकेट में देखो। इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विथ प्रोबेबिलिटी 0.005 दैट टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज डिजीज। ये किस आदमी के बारे में बताया जाता है? जिसको बीमारी नहीं है, गया बता दिया, ठीक ना, कि आपको कोरोना है, ठीक ना। बहुत प्रोबेबिलिटी कम है, कितना है? 0.005। तो सब चीज़ लगाओ, कैलकुलेशन करो, इस बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा।
0.001 PA/E1 0.001 into 0.99 0.999 into 0.005 99 into 1 3 2 5 5 45 45 4 49 45 4 49 इसका आंसर हो गया 0.00099 ये हो जाएगा 5 9 9 18 9 9 18 4 1 5 5985 है। 5 9 18 9 18 19 इसका हटाएंगे यहाँ पे 990/5985 12 by 22 by 133 22 by 133 अच्छा 5 11 5 55 4 5 44 9 5 14 14 8 22 22 5 27 9 से कट जाएगा 9 6 54 5 9 6 54 3 9 6 54 4 9 5 45 11 अब फिर 11 से 110 कितना है आंसर 22 by 133 वहाँ पे 0.00099 है ना। हाँ ठीक है तो 9 6 54 5 9 6 54 4 अच्छा 9 5 45 9 लिख दिया फिर कटेगा ये 5 से 5 एकम 5 हाँ 33 5 ये 15 22 22 बटे 133 यही आंसर 3 3 6 1 7 हाँ ठीक है हो गया समझा नेक्स्ट देखो कौन सा बीमारी है There are 3 coins. इस बार E1 E2 E3 One is a two-headed coin. हाँ एक 2 हेडेड कॉइन है दोनों तरफ हेड है Another is a biased. बास्ट कॉइन अच्छा coin. नहीं Fair coin. बास्ट कल क्या बोले थे Fair coin में दोनों साइड है. बास्ट का मतलब कल क्या बोले थे Unbiased कर होता है. बास्ट का क्या बोले थे बोलो ना तब समझ जाओगे दो एक साइड हेड है एक साइड टेल. बास्ट का मीनिंग बोलो ना कल बास्ट का नॉर्मल मीनिंग बोलते हैं ना वो आदमी बास्ट है एक मिनट वो जब तक ऐसे थोड़ा बोल दिए थे हवा में बोले थे याद रखने के लिए नहीं तो क्वेश्चन में आएगा तो समझ में नहीं आएगा क्या बोले थे बास्ट का मतलब Biased. बास्ट का मतलब क्या एक मिनट मुझे याद है. डिस्क्रिमिनेशन हाँ discrimination. हाँ. तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है यहाँ पर मतलब किसी में ज़्यादा चांस है समझ गया एक कॉइन बाइस्ड है उसमें Biased मतलब वही ना कि हेड है एक साइड टेल है. नहीं किसी का चांस ज़्यादा होगा आने का अनबाइस्ड का मतलब हो गया वो Another is a biased coin that comes up heads 75%. हाँ देखा हेड का 75 चांस है उसमें कभी होता है ऐसा तब 50-50. तब
तो बायस्ड है इसीलिए 75 चांस हो गया, उसका बढ़ गया, जादू टोना किया होगा उसने। थर्ड इज एन अनबायस्ड। हाँ ये नॉर्मल है। अनबायस्ड मतलब दोनों एकदम नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, सब बराबर, भाई भाई। One of the three coins is chosen and ठीक है। tossed. It shows heads. ये हो गया ए। हाँ, A. What is the probability that it was the two-headed coin? हाँ तो टू हेडेड कॉइन को मान लेंगे E1 बराबर, इट इज ए टू हेडेड कॉइन, लिखो E1 बराबर, तीन आया है। हाँ इसमें E1 E2 E3 होगा, लिखो लेट E1 बराबर इट इज ए टू हेडेड कॉइन, E1 बराबर इट इज ए टू हेडेड कॉइन, E2 बराबर इट इज ए बायस्ड कॉइन, एंड E3 बराबर इट इज एन अनबायस्ड कॉइन। और A बराबर इट गेट हेड ऑन टॉस अप कॉइन। लिखा। अब फॉर्मूला यही लिखो, नीचे सिर्फ एक टर्म बढ़ जाएगा, PE3 इंटू PA/3, ऊपर वही रहेगा, फार्मूला में एक टर्म बढ़ा देना। टू-हेडेड है तो उसका तो हेड ही आएगा, वन होगा। किस चीज़ का? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 कैसे? E1 तो हो गया कॉइन, कॉइन ना सेलेक्ट कर रहे हैं पहले रे, वो तो A/E1 ना। अब PE1 बराबर PE2 बराबर PE3, 1/3 होगा। तीन कॉइन में से एक कॉइन पहले सेलेक्ट करने का चांस कितना, 1/3 ना होगा। तो PE1 इक्वस टू PE2 इक्वस टू PE3, लिखो 1/3 लिखे। अब PA/E1, A/E1 मतलब हेड आने का चांस, जबकि हम ऑलरेडी कौन सा कॉइन चेक कर रहे हैं, E1 क्या है, टू-हेडेड आया नहीं E1 कौन सा कॉइन है माने हैं, टू हेडेड कॉइन ऑलरेडी हम उठा लिए हैं, अब टॉस करेंगे, हेड आने का चांस एकदम फुल होगा, 1, इसको लिखो 1। हाँ श्योर इवेंट है इसलिए 1 होगा। और PA/E2 मतलब जो कॉइन लिया कैसा कॉइन है, बायस्ड की अनबायस्ड, तो उसका दिया है 75%, तो 75/100 लिखो, कटा के लिखना इस बार, चूंकि नीचे पहला में 100 है नहीं, 25 या 75, 25 को 3/4, और तीसरा 1/2 हो जाएगा, PA/E3 नॉर्मल कॉइन है, उसको 1/2 लिखो, सब पुट कर दो, बन जाएगा 2.5 से। थ्री, 4 और 6 कैल्शियम 12 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पढ़ो बनाओ, बन जाएगा, क्या चीज़ का है, इंश्योरेंस। हाँ तो आराम से बनेगा, इंश्योरेंस तो ऐसे हो जाता है आदमी का। लास्ट वाला लाइन से पता चल जाएगा E1, और उसी की तरह
उसी की तरह दो होगा, एक होगा तो E2, दो होगा तो E1 E2 E3 हो जाएगा। इंश्योरेंस करना है किसका किसका किसका? स्कूटी, कार और ट्रक। हाँ, तो मतलब 3 टाइप होगा यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? स्कूटर। हाँ, तो लेट E1 मान लो स्कूटर ड्राइवर, E2 मान लो ट्रक ड्राइवर, E3 मान लो कार है तो कार ड्राइवर, रेल है तो रेल ड्राइवर। और सबका इंश्योरेंस करना है तो ये मान लेना इंश्योरेंस। ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट। हाँ, तो कंडीशन क्या लगा है ये ना बताओ, वो हो जाएगा ये। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेक्स इट एक्सीडेंट। हाँ, तो ये मान लेना इट इज एन एक्सीडेंट। हाँ। P1 P2 P3 तीनों का वैल्यू कितना निकाले? P1 का 1/3 हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। और सबका तो बुक में ही दिया होगा। कितना कितना निकाला सृजन? हाँ, P/A/1 क्या चीज़ आंसर फाइनल है? फ्रैक्शन में होगा। 20/2/104। फ्रैक्शन में आंसर होगा, देखो। आ गया? ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। दाएं दाएं। A factory has two हम्म, machines, A and B. हाँ, तो फिर
नीचे देखो सबसे लास्ट क्या चीज़ का प्रोबेबिलिटी What निकाल। is the probability that it was produced by machine B? हाँ तो मशीन बी मान लेंगे E1, मशीन ए मान लेंगे E2, और प्रोडक्शन उसके कंडीशन जो होगा उसको मान लेंगे ए। दो एक मशीन है ना, तीन को नहीं है। और जो कंडीशन है वो देख लेना, उसको मान लेंगे इवेंट ए। क्या है कंडीशन? All the items are put into stock pile and then one item is chosen at random and is found to be defective. हाँ तो लिखो ए बराबर द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज डिफेक्टिव। P1 बाय फार्मूला लिखो। One by 52. Percent of the items output. A produce 60% of the items. पहले मशीन्स का सिलेक्शन होगा ना, क्वेश्चन पढ़ो पूरा। A factory has two machines A and B. Past records shows that machine A produced 60%. क्या चीज़ पूरा पढ़ो ना। 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine डिफेक्टिव। B were defective. हाँ तो ठीक है। P E1 क्या माने थे? Sir, even था machine B का E1 मानो मशीन प्रोडक्शन बाय मशीन बी, जो कि प्रोडक्शन। E2 मान लो प्रोडक्शन बाय मशीन ए, जो कि प्रोडक्शन का प्रोबेबिलिटी दिया है, परसेंटेज दिया है, समझा। अब P1 लिखो 40% की 60% कितना दिया है, लिखो P1 कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है। दिया हुआ है कौन? A produce 60%. तो ए माने कौन तुम? E2 ना, हाँ तो P2 लिखो कितना। 60. हाँ 60/100, कटाना मत, इसमें 100 है, कटेगा। अब P E1. E1 ये 40% होगा, हाँ 40/100। अब PA/E1 देखो। डिफेक्टिव था ना, तो 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए इज डिफेक्टिव. हाँ तो मतलब PA/E2 दिया है। हाँ A by E2. हाँ तो कितना परसेंट? 2/100 लिखो, और इसका 1% दिया है. तो 1/100 लिखो, उसका सब पुट कर दो। खेला तुम गलती किया होगा, तुमने जानो कहाँ गलती किया है। गलती इसमें होता ही नहीं है, तुम अल वल किया होगा कुछ। कटा रहे 100 × 100 कट जाएगा सबका, कटाया। नीचे का 100 × 100 कटेगा, नीचे का कटेगा ना 100 × 100। ऊपर का कैसे कटा दिया? नीचे में दो 100 × 100 है ना, नीचे भी दोनों टर्म 100 × 100 है ना, नीचे वाला कटो ना तब। हाँ अब ऊपर का मल्टीप्लाई करके लिखो, ऊपर नीचे जोड़ के फिर कटाओ,
ऐसे कैसे कटाते हैं, कैसे कटा लेते हो तुम? कितना हुआ? 240 बाय 16 ये तो 1 से बड़ा हो गया, आंसर होगा ऐसे जो काफी बड़े सर ये पता नहीं तो कटाने के लिए नीचे का बोले तुम, ऊपर का भी लगता है एक्स्ट्रा कटाया है, ऊपर का तुम एक्स्ट्रा कटाया है कहीं, 1 से बड़ा कभी आंसर होगा? यहाँ पे पी इवन ना हुआ है, इवन कोई मान नहीं दिया। तो एक तो पहला आंसर आया था सर से पूछना 2000 से पी इवन है ना वो तो इवन है तो फ्रैक्शन में ना है, कैसे फ्रैक्शन में है तो वैलिडिटी फ्रैक्शन में आता है। वहाँ आंसर आया आंसर नहीं आ रहा है ना। मेरा क्या क्या देखा क्या किया तुम? 2000 स्कूटर है। 2000 तो नहीं होगा, 2000 बटे सब ड्राइवर का संख्या जोड़ के डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं कटाए तुम्हारा अलग बात है, 2000 कैसे हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर ऐसे आया जबरदस्ती आ गया है 2000 बटे, जबरदस्ती नहीं आया सर 20 by 1 अरे से सबके नीचे 12,000 होता है, टोटल ड्राइवर कितना है? 12,000 है, टोटल ड्राइवर 2000 प्लस 4000 14000 14,000 से सब डिवाइड होता है कट के तुम, 12,000 इसलिए समझोगे तुम, आ गया गलत है ना। 2000 बटे क्या लिखेगा? 2000 2000 को मल्टीप्लाई का प्रोबेबिलिटी होगा कभी 2000 किसी चीज़ का? पता नहीं तो फिर और आंसर मिला के भी बोलते हैं आंसर, लो तुम क्या किया है? P1 1/3 क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो एक लाइन। 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 4000 हाँ तो 1/3 कैसे होगा तब? वही तो 2000 बटे 14,000 होगा, वही P2 जितना स्कूटर का ड्राइवर है उतना बटे 14,000 वो करो। हाँ 14,000 कट जाएगा, बराबर बराबर एक गुणन है, तो फिर तुम सबको 14,000 से डिवाइड करो शुरू में, काटा क्या के लिए रहे, उसी में 14,000 से डिवाइड करता कटा देता सही हो जाता। हाँ जो भी है 12,000 जितना भी ड्राइवर है टोटल, समझोगे और क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 14,000 होता है, यहाँ 14,000 होता है, यहाँ 14,000, सब कट के यही ना बच जाता, इसलिए नहीं कटा है, आंसर आ गया। समझा? इसको आगे बना के लॉक कर, पूरा बन जाएगा, एक आध को क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब बन जाएगा, ठीक ना। अब मिसलेनियस भी ट्राई करना, खत्म करके लॉक कर, पढ़ा हुआ है ये। मिसलेनियस में जो दिक्कत होगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं बना छोड़ दिए पूरा लेके आ गए, सब ट्राई करोगे, जो नहीं बनेगा उसको लाना है यहाँ पे, ठीक है। इस चैप्टर में एक आध क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो सकता है, जैसे लास्ट नंबर हो सकता है नहीं बनेगा, एक दो क्वेश्चन है जो हो सकता है नहीं बनेगा, अदरवाइज सब बन जाएगा। कैसे बनाना है पता चल गया, सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे उससे E1 मिल जाएगा, उसी टाइप का अपने आप दिखेगा E2 E3, और जो कंडीशन होगा उसको क्या मान लेंगे, ए, बस काम खत्म।